हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि फ्रीडम क्या होता है। व्हाट इज फ्रीडम, इसको डिफाइन करते हैं। देखो, प्रीवियस लेक्चर से हम लोगों को इतनी क्लैरिटी आराम से मिल चुकी है कि अगर हम लोग फ्रीडम को समझना चाहते हैं तो फ्रीडम का मतलब ये है, एक आम भाषा में अगर हम लोग बात करें, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अगर इंसान के ऊपर बंदिशें नहीं हैं तो वो फिर रियल वे में फ्री है, उसके पास फ्रीडम है, उसके पास लिबर्टी है। लेकिन हमने इसके साथ ये भी समझा था कि एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स का मीनिंग किस हद तक जाता है, किस रेंज तक जाता है। एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स यानी कि क्या, इसके तो दो मतलब निकल सकते हैं। एक, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स की पर्सन डिमांड कर रहा है इन एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब ये है, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि पर्सन यहां पर डिमांड कर रहा है अपने 100% लिबर्टी की, 100% फ्रीडम की। और यहां पर दूसरा केस ये बन जाता है कि एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, लेकिन यहां पर सम कंस्ट्रेंट्स जो हैं आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट एज वेल एज नेसेसरी। एक लाइन याद है, मैंने लिखवाया था आपको लास्ट क्लास में। ये कंस्ट्रेंट्स जो सेकंड एस्पेक्ट है, हम इसको मान के चलेंगे ये ज्यादा बेटर एस्पेक्ट होता है। हमें किस चीज को अवॉइड करना है, किस चीज को हमें अवॉइड करना है सोसाइटी में? माइट शुड नॉट बिकम द राइट। याद है जंगल रूल, एनार्की। उस केस में अगर हम एब्सोल्यूट फ्रीडम श्रेया सबको दे दे तो क्या रियल वे में प्राची कोई अपने फ्रीडम को मीनिंगफुल तरीके से एक्सरसाइज कर सकेगा? क्यों ईशा, है ना? ऐसा नहीं होने वाला ना, क्योंकि आप भी फिर कुछ भी, अगर कुछ भी करने की सोचोगे अपने फ्रीडम को यूज करते करते, क्या पता आप अपनी फ्रीडम को मिस यूज कर लो, उसको फॉर ग्रांटेड ले लो, तो सामने वाला भी तो फिर ऐसी एक्शन अपनाएगा ना जिसका प्रभाव अच्छा या बुरा आपके ऊपर भी पड़ सकता है ना? क्यों ठकुराइन? ये है ये है फ्रीडम का दायरा, जहां पर हम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि यस, फ्रीडम हो। फ्रीडम को तो छोड़ो, फ्रीडम तो एक अधिकार है ना। किसी भी प्रकार के लीगल राइट्स हो या फिर पॉलिटिकल राइट्स हो, ह्यूमन राइट्स हो, और स्पेशली अगर फंडामेंटल राइट्स हो, इन सारे राइट्स को पर्सन को एक बाउंड्री के अंदर, उस बाउंड्री को हम लोग कहते हैं विद लिमिटेड, विद सम कंस्ट्रेंट्स, उसके अंदर एंजॉय करना चाहिए। जहां पर बात आ जाती है एक शब्द की, राइट्स की, फ्रीडम भी एक प्रकार का राइट ही है, आपका अधिकार ही है, जो कि आपका देश का संविधान, आपके देश का कायदा कानून आपको देगा जिस भी देश में आप रह रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस बुक में कोई भी चीज इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। वो अलग बात है कि हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम लोग इंडिया का पेपर दे रहे हैं, यूपीएससी, ठीक है। लेकिन ये एक न्यूट्रल चीज है, पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट। तो यहां पर क्या है, जब भी शब्द आ जाए आपके सामने राइट्स, राइट्स के बारे में हमेशा आपकी समझ होनी चाहिए, हमेशा आपका आंसर होना चाहिए मेंस में, इंटरव्यू में, प्रीलिम्स के ऑप्शंस में, कि इनमें से कोई भी चीज इट शुड नॉट बी एब्सोल्यूट इन नेचर। 100% यानी कि ये चीज अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, तभी एक पर्सन जो है बेटर तरीके से अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है। तो फ्रीडम जो है, इट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स ऑन इंडिविजुअल आर एब्सेंट। नाउ सी द कीवर्ड्स इन डेप्थ।
एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, अभी तक वो बोल रहा था एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, अब एक आपके सामने एक शब्द आ रहा है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, कह रहा है एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये होता है, आपने प्रीवियस लेक्चर में मेरे साथ एक चीज देखी थी जहां पर हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल की चॉइस की, उसको जिंदगी में इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए और उसके पास लिबर्टी होनी चाहिए कि वो अपने डिसीजंस को अपने हिसाब से ले ले। वरना हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ये दायरे इंसान के जीवन से खो जाए तो उसको, वो किसी पर्सन को कितना भी चाहता हो, ठीक है, वो उसका कितना भी सगा रिश्ता हो, उसका खून का रिश्ता क्यों ना हो, पर्सन को घुटन महसूस होने लग जाती है और पर्सन अपनी आइडेंटिटी, अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपना नाम, अपना शहर और हो सकता है कि कंट्री भी छोड़ के चला जाए, क्योंकि उस केस में अगर वो सामाजिक तौर पर उन सब चीज़ों को चैलेंज करने की कोशिश करेगा जो उसकी फ्रीडम, उसकी लिबर्टी, उसकी आज़ादी, उसकी मानसिक आज़ादी के ऊपर बंदिशें लगाते हैं, तो वो कहलाते हैं नॉर्म्स। उन नॉर्म्स को तोड़ना इतना आसान होगा नहीं पर्सन के लिए, तो पर्सन एक चीज अपनाता है, पर्सन जस्ट विड्रॉ फ्रॉम दैट सोसाइटल सेटअप, उस माहौल से, उस परिवार से, उस दुनियादारी से पर्सन बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स क्या है? बस एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स यही है, जब बाहर से आपके ऊपर बंदिशें कुछ इस प्रकार से लगी हो कि आप अपनी चॉइस को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, आपके ऊपर बंदिशें इस प्रकार से कि आपके पास आज़ादी नहीं है, आपके पास लिबर्टी नहीं है। आज़ादी में एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, एक तो होता है आपकी शरीर की आज़ादी, मतलब आपको किसी ने कहीं हाउस अरेस्ट पर, किसी जेल में बिना किसी गुनाह के ना रख रखा हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जो फ्रीडम का दायरा है वो बात करता है मेंटल फ्रीडम, मेंटल लिबर्टी या मेंटल इंडिपेंडेंस की। आप इसको चाहे मेंटल कह लो या फिर आप इसको साइकोलॉजिकल कह लो, क्योंकि एक पर्सन के लिए किसी इंसान के द्वारा यह सहन करना जो मैं लिखने जा रहा हूं, यह भी एक फ्रीडम को जकड़ने वाली बात हो जाती है, दैट इज टॉर्चर। टॉर्चर जो होता है ना, वो कायदे कानून के डर की वजह से हो सकता है फिजिकली कम हो, ठीक है, लेकिन मेंटल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल, इससे कई लोग पीड़ित होते हैं। एंड अगेन जब ऐसा कुछ होगा तो व्हाट दे विल डू, उनके लिए जो सॉल्यूशन होगा, ये मैंने सॉल्यूशन लिखा है, जो सॉल्यूशन होगा वो यही होगा, नॉर्म्स को तोड़ नहीं सकते हैं तो विड्रॉ कर लो सोसाइटल सेटअप से। ठीक है, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स जब आपकी मानसिकता के ऊपर, मानसिक लिबर्टी के ऊपर, आजादी के ऊपर, स्वतंत्र रूप से आप कोई चीज करना चाह रहे हो, यू वांट टू एक्सरसाइज समथिंग, यू हैव सर्टेन चॉइसेस व्हिच यू वांट टू फुलफिल, उसके ऊपर बंदिशें लग रही हैं। ठीक है, वो तो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। तो कोर वे में नहीं, रॉ फॉर्म में फ्रीडम को कैसा समझा जाता है? फ्रीडम माना जाता है कि फ्रीडम एक जो प्रिंसिपल है वो तब एग्जिस्ट करेगा जब एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर एब्सेंट हो। लेकिन अगर हम इसकी रियल में प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस को जाने, आप कहोगे सही बात है, मेरा शरीर, मेरी मानसिकता, मेरी सोच, मैं जो चाहे वो करूं, कौन होते हैं मेरे माँ बाप मुझे समझाने वाले, कौन होते हैं मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन मुझे समझाने वाले, कौन होती है मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ मुझे समझाने वाली, कौन होता है इस देश के अंदर पुलिस, एक अधिकारी, एक जज, एक रूल ऑफ लॉ या कायदे कानून, क्यों मैं किसी की बात मानूं? अगर आपकी ये सोच है तो ये सोच आपकी कोई यूनिक तो नहीं है, ऐसी सोच तो फिर हर एक देशवासी की हो सकती है। और अगर एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स अगर एब्सेंट हो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर, यानी कि बात वही आ गई, इंडिविजुअल इसका मतलब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो मर्जी करना चाहे वो कर सकता है, जिसका इंपैक्ट हो सकता है किसी एक ऐसे पर्सन के ऊपर निकले कि जब जो उसको रिवर्ट बैक करेगा, उस टॉर्चर को बदला लेगा अपना, तो उसको भी हार्म कर बैठेगा। इस केस में एक पर्सन के लिए
100% एब्सोल्यूट वे में एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स की एब्सेंस में अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करना एक नो विन विन सिचुएशन होगी। इस चीज में कोई भी विजेता नहीं होगा। पर्सन जितना सोच रहा था कि वो अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकता है, कर सकती है, फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकता है, कर सकती है, वो एक्चुअल वे में ना सामने वाले को करने देंगे ना खुद कर सकेंगे। क्योंकि आपके फ्रीडम के एंजॉय करने के चक्कर में अगर किसी का मेंटल हैरेसमेंट हो गया या उसका शोषण हो गया तो सामने वाला पर्सन उत्तेजना में आकर आपका मर्डर तक कर सकता है। तो अब एंजॉय कर लो फ्रीडम। दैट इज वाई हर एक देश को ऐसा कहा जाता है फ्रीडम के दायरे के अंदर कि फ्रीडम और जो अन्य राइट्स हैं, फ्रीडम तो एक है ही बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स, और फ्रीडम के दायरे के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के राइट्स आ जाते हैं। फ्रीडम और जो अदर राइट्स हैं इसको किस दायरे के अंदर एक्सरसाइज करना है, यानी कि इसके लिए एक डिफाइंड बाउंड्री क्या होगी, वो कितनी होगी, और उस बाउंड्री के अंदर जो देश के जो नागरिक हैं वो कैसे अपने राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे, ताकि मान लो जब ये पर्सन अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, पर्सन ये वाला, तो वो बी के अधिकारों को ना छेड़े, ठीक है, जब बी अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहा है तो वो सी के अधिकारों को ना छेड़े। इस प्रकार से इंडिविजुअल को समझाना कि तुम्हें दायरे में रहकर अपने फ्रीडम और अन्य राइट्स को एंजॉय करना है, इसके लिए वी नीड सम अथॉरिटी, वी नीड सम रूल बुक, वी नीड लॉ ऑफ लैंड, वी नीड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। अल्टीमेटली इन सब के लिए वी नीड अ प्रॉपर सेटअप ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें देश के मेजॉरिटी ऑफ द नागरिक, हम अपने देश की बात करें 200 करोड़ की आबादी ने गिने चुने कुछ पर्संस को अराउंड 800 लोगों को लोकसभा राज्यसभा में बिठाया है कि आप हमारे बिहाफ से ये सारी चीजें करो। ये सारी चीजें करो। लॉ ऑफ द लैंड तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन बनता नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वक्त और जमाने के हिसाब से फेरबदल होती है, जिसको हम लोग संविधानिक भाषा के अंदर कहते हैं अमेंडमेंट। वो सारी चीजें आप जानते हो, हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर हमने लगभग 800 लोगों को 550 लोकसभा के अंदर लगभग और 250 लोग लगभग राज्यसभा के अंदर ऐसे निर्धारित कर रखे हैं 200 करोड़ की आबादी वाले देश ने कि आप हमारे बिहाफ पर ये सारी अथॉरिटी, रूल बुक, लॉ ऑफ लैंड, रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट बनाओ, और आप जो है एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स लेकर आओ सब लोगों के ऊपर। आप जो है इंडिविजुअल को एब्सोल्यूट राइट्स एंजॉय मत करने दो, आप उसके आजादी के दायरे को बांध कर रखो। और ये चीज एक के साथ नहीं सबके साथ करो, ताकि सब लोग अपनी डिफाइंड बाउंड्रीज में होकर एक्ट करें। जो ए है जब वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहा हो तो वो बी को हार्म ना कर दे, और ए और बी सी को हार्म ना कर दे जब वो अपनी फ्रीडम और अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स का अच्छे से मीनिंग समझ में आ गया? बताओ। इतना ही होता है पीएसआईआर में। बोलो हाँ है ना? ठीक है, ये तो एनालिसिस है, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हो, कोई नई चीज तो बता नहीं रहा हूं मैं वैसे भी, है ना। मैं तो सिर्फ आपको राइट एनालिसिस दे रहा हूं, राइट जगह पर, कि इसका मीनिंग एक्सपेंड कर रहा हूं मैं। अब ये सारी चीजें आप जानते ही हो, ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपने इसमें तो कुछ सुन नहीं रखा। ठीक है, तो फ्रीडम इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स ऑन इंडिविजुअल्स आर एब्सेंट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन, अगर हम उस वाली डेफिनेशन को पकड़ लें, जो कि ये डेफिनेशन हमें कुछ ऐसी झलक दे रही है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम, एब्सोल्यूट राइट्स एंजॉय करने की यहां पर बात हो रही है। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स मतलब एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स का एब्सेंस मतलब 100% यहां पर एब्सेंसी की बात हो रही है। तो इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन एक इंडिविजुअल, देखो राइटर वही वाली बात कह रहा है जो हमने करी अभी तक जिस चीज के एनालिसिस, इंडिविजुअल कुड बी कंसिडर्ड फ्री
if he or she is not subject to external controls or coercion and is able to make independent decisions and act in an autonomous way. लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर एक इंडिविजुअल, ध्यान से समझना, अगर एक इंडिविजुअल ये चाहेगा that he or she should not be subjected to number one, any kind of external control, number two, any kind of coercion, बंदिशें, नंबर थ्री, इज एबल टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, और जो मर्जी चाहे वो कर सके, शुड एक्ट या फिर शुड बी अलाउड टू एक्ट इन ऑटोनॉमस वे. अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पर्सन है रमेश नाम का, रमेश अगर इस वे में अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज करना चाह रहा है, तो मुझे एक बात बताना, सुरेश और मुकेश नहीं करना चाहेंगे ये वाला काम? बताओ, करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? इस केस में होगा क्या, जब रमेश, अगर आप फोर्थ डायमेंशन को देखो, अगर आप फोर्थ डायमेंशन को पकड़ लो, फोर्थ डायमेंशन था ऑटोनॉमस वे. अगर ऑटोनॉमस वे में अगर रमेश अपने राइट्स को अगर एक्सरसाइज करना चाह रहा है, तो हो सकता है वो अपने राइट्स को ले ले फॉर ग्रांटेड. ज्यादा ही जब हम किसी पर्सन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उसके भोलेपन के लिए एक वो बना लेते हैं कि इसके साथ तो कैसा भी बिहेव कर लो, इसमें तो बुराई नहीं मानना. या आप अपने किसी भी चीज को, अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, मम्मी पापा को, जब उनकी दी हुई लिबर्टी का नाजायज फायदा उठाते हो, तब कहा जाता है ना उसको कि आपने उस पर्सन को, उस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लिया है, कि तुम्हें तो लगा कि ये रिवर्ट बैक करेगा ही नहीं सामने से कैसे भी करके. तो यहां पर क्या है, रमेश अपने राइट्स को एक्सेस करते हुए कि यार मेरे पास तो ऑटोनॉमस राइट्स है, मैं तो जो मर्जी कर सकता हूं, जो मर्जी किसी को भी छेड़ना, किसी को भी मारना, किसी को भी पीटना, वो कर सकता हूं. तो मुझे एक बात बताना, अगर देश में ये चार तरीके के माहौल अगर अलाउड है, ये सिर्फ क्या रमेश के लिए है, ये तो सुरेश और मुकेश के लिए भी हैं. अगर रमेश की कोई भी करी हुई हरकत अगर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी सुरेश और मुकेश के ऊपर, तो ये पर्सन हो सकता है कि रमेश और रमेश के घर वालों को इस दुनिया से मिटा दें, जान से मार दें. इस केस में क्या है, अल्टीमेटली इनके बीच में भिड़प एक है कॉन्फ्लिक्ट का रूप, ठीक है, जो कि इतने हद तक जा सकता है जिसकी कोई लिमिट ना हो. इस केस में अगर ये तीनों ही पार्टीज अगर मर गई, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो फ्रीडम है, क्या फिर ये फ्रीडम एक्चुअल सेंस में जब लोग इसको एंजॉय करने लगे विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स या फिर 100% लिबर्टी के साथ, क्या ये फ्रीडम, आप नहीं कहोगे ये फ्रीडम एक मीनिंगलेस फ्रीडम हो चुका है? राइट जब संवैधानिक रूप से दे रखा है किसी भी चीज का, तो हमें इस फ्रीडम को तो एक मीनिंगफुल राइट बनाना है ना, है कि नहीं? मीनिंगफुल राइट कैसा, ये वाला डायग्राम देखो. ए जब अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज करे, किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचा दे वो बी और सी को. जब बी करे तो वो ए और सी को हानि ना पहुंचाए, और जब सी अपने फ्रीडम और लिबर्टी को एक्सरसाइज करे तो वो ए और बी को अपनी हानि मतलब किसी भी प्रकार की हानि या नुकसान ना पहुंचाए. यानी कि इसके लिए अपने अपने दायरे में रहकर ये लोग अपनी फ्रीडम, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस को एंजॉय करें. इसके लिए प्रॉपर गवर्नमेंटल सेटअप होना चाहिए जो कि फ्रीडम और दूसरे राइट्स को एब्सोल्यूट वे में एंजॉय नहीं करने देंगे नागरिकों को. एक अथॉरिटी होगी पूरी प्रॉपर, रूल बुक बनेगी, लॉ ऑफ द लैंड होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे, जिसमें इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है वो एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स के साथ नहीं होगी, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स के साथ नहीं होगी, बट इट विल कम विद सम लिमिटेड, सम रेगुलेटेड कंस्ट्रेंट्स जो कि नेसेसरी है. समझ गए? However, absence of constraints is only one dimension of freedom. वही कह रहे हैं absence of constraint जो है सिर्फ एक ही डायमेंशन फ्रीडम का. क्यों? क्योंकि ये सुनने में अच्छा लगता है. सुनने में अच्छा लगता है. जैसे बच्चे बातें नहीं करते हैं, यार मैं एक दिन हो सकता है सारे पैसे मेरे पास हो जाए, मैं ये सारी बिल्डिंग खरीद लूं, मैं अपना प्लेन उड़ा रहा हूं, किसी की छत के ऊपर लैंड कर रहा हूं. वो एक आइडियलिस्टिक वे में करने वाली बात हो जाती है, जो कि एक लॉ ऑफ द लैंड, जो नेशन स्टेट होता है जहां पर लॉ ऑफ द लैंड, रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करे जाते हैं, वहां पर एक जो स्थापित सरकार होती है वो किसी एक को मन गढ़ंत जो बच्चों वाली जो बचकांड कहानियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग अपने राइट्स को एंजॉय नहीं करने देगी वो सरकार.
वो सबके बारे में सोचेगी, सबके हित के बारे में सोचेगी। इवन वो सरकार ऐसे काम करेगी कि अगर आपके पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं और किसी पर्सन के पास आपकी अपेक्षा में बहुत कम रिसोर्सेस हैं, तो जिसके पास बहुत कम है उसको उठाने के लिए, समाज का एक ऊंचा तबका देने के लिए हो सकता है ज्यादा राइट्स दे दे, जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या फिर एफर्मेटिव एक्शन। लाइक औरतों के लिए, महिलाओं के लिए मेट्रो का पहला जो कोच है वो आरक्षित करना। तो हम बात कर रहे थे एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट सिर्फ एक डायमेंशन है फ्रीडम का। फ्रीडम इसके अलावा क्या है, ये तो थ्योरेटिकली सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमने देख लिया, हमने पहले इसकी एनालिसिस कर ली कि एक्चुअल वे में ये चीज एक्सरसाइजेबल नहीं है। क्या आप एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे हो? यस, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट ज्यादातर होने चाहिए, लेकिन आप 100% बोलो कि एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स हो जाए, बंदिशें हो ही ना आपके ऊपर, आपके अधिकारों के ऊपर, तो कोई बात नहीं, आप अपनी बंदिशें एक्सेप्ट मत करो। लेकिन फिर दूसरा पर्सन अगर आपने उसको छेड़ा भी नहीं है और वो अपने 100% एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स के दायरे के होते हुए, यानी कि एब्सोल्यूट लिबर्टी के दायरे के अंदर होते हुए, अगर आपके राइट्स को हार्म कर गया या आपको उड़ा दिया अगर उसने, या आपके बीवी बच्चों को किडनैप कर लिया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर उस केस में आपका फ्रीडम, आपकी लिबर्टी मीनिंगलेस होकर रह जाएगी। कानून का दायरा, प्रशासन का दायरा, सरकार का दायरा, संवैधानिक दायरा, ये सारे दायरे, ये सारी बंदिशें, ये सारी बाउंड्रीज, ये सारे कंस्ट्रेंट्स, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये जरूरी हैं, सिर्फ एक देश में नहीं, हर एक देश में। और इस चीज के लिए सब लोग इसको माने, तो हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए होती है जिसको हम लोग कानून से भी बढ़कर या किसी एक अथॉरिटी से भी बढ़कर दर्जा दें। दैट इज वाई देयर इज अ बुक, रूल ऑफ द लैंड, कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसलिए उसको हम लोग कहते हैं कि उसके ऊपर सबका थप्पा लगा होता है, सबकी मोहर लगी होती है। इवन जुडिशरी भी उस दायरे में रहकर अपने काम करेगा, कोई भी उसको बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हम उसको कहते हैं इट इज द कोडिफाइड रूल बुक। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कहते हैं इट इज अ कोडिफाइड रूल बुक। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे होते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोडिफिकेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कोडिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रिटन इन लॉ ऑफ लैंड बुक नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फ्रीडम के और क्या दायरे हैं? ये तो हो गया एक एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। लेकिन फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट, ध्यान से देखना कीवर्ड को, वो अब आपको और दायरा समझा रहा है फ्रीडम का। कह रहा है फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट, तो ये ऑल्सो वाली चीज क्या है इसको समझते हैं। इट इज ऑल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल, एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल, कि वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके और अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सके। यानी कि कंट्री के अंदर जो सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक और कल्चरल जो माहौल है, जो कल्चरल एनवायरनमेंट है देश का, वो इस प्रकार से होना चाहिए कि इंडिविजुअल के अंदर जो भी उनकी पोटेंशियलिटीज हैं, जो भी उनके टैलेंट हैं, जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो ब्रश अप हो। देश ऐसा माहौल प्रोवाइड करे कि वो उसको, अपने टैलेंट्स को, अपनी इनर पोटेंशियलिटीज को, हिडन पोटेंशियलिटीज को ब्रश अप कर सके या उसको पॉलिश कर सके। ठीक है, ताकि उनके अंदर जो एटीट्यूड छुपा हुआ है, वो एटीट्यूड एप्टीट्यूड की फॉर्म में बाहर आए और पर्सन पॉलिटिकल दायरे के अंदर एक कैसा नागरिक बनकर आएगा। ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं कि अगर पर्सन जो है फ्री तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपनी पोटेंशियल को डेवलप कर सके,
तो उसके लिए ज़रूरी है कि देश का सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक और कल्चरल एनवायरनमेंट ऐसा हो जहां पर इंडिविजुअल अपने हिडन पोटेंशियलिटीज़ को, टैलेंट को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है, ब्रशअप कर सके, पॉलिश कर सके, ताकि उसका एटीट्यूड एक एप्टीट्यूड की फॉर्म में बाहर है। एप्टीट्यूड होता है कोई भी चीज़ जब आपके अंदर वो टैलेंट है, वो काबिलियत है, बस कोई पर्सन हो जो कि आपके अंदर से उस चीज़ को निकाल सके। आप शुरू से डांस करना चाहते थे, आप शुरू से गाना गाना चाहते थे, लेकिन आपको हिचक महसूस होती है, आपको थोड़ा सा शर्मिंदगी फील होती है, आपको लगता है लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन कोई अगर आपको आप सहारा दे कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये चीज़ है, तुमसे ज़्यादा भरोसा मुझे है तुम्हारे ऊपर कि तुम ये चीज़ कर सकोगे या कर सकोगी, तो ये होता है एप्टीट्यूड को बाहर निकालना। जब ये बाहर निकलेगा तो अब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि जो पर्सन है उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। पॉलिटिकल रूप से अगर ये पर्सन है तो इसके ऊपर क्या ये कैसा पर्सन होगा, ये ना सभी कायदे कानूनों की रिस्पेक्ट करेगा। ही और शी विल रिस्पेक्ट एंड ओबे ऑल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओबीडियंट सिटीजन होगा। वहीं पर अगर हम बात करें सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से ये एक कैसा पर्सन होगा, ये एक ऐसा पर्सन होगा जो कि औरतों के, अगर ये मर्द है तो ये औरतों के अधिकारों के लिए खड़ा होगा, लोगों को उनके राइट्स जो है वो रिकॉग्नाइज करवाने में मदद करेगा। और ऐसा पर्सन समाज में कुछ भी गलत होते हुए देखेगा उसके खिलाफ खड़ा होगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तो है ही, लेकिन समाज के अंदर शांति व्यवस्था लाने का काम करेगा। अगेन अगर हर एक लौंडे लौंडिया अगर ऐसे हो जाए समाज के, तो फिर देश का क्या कहना, देश में चार चांद लग जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिकली अगर हम लोग बात करें, ऐसा पर्सन क्या कर सकता है अर्थव्यवस्था की टर्म्स में, ठीक है। ऐसा जो पर्सन है वो एक तो सबसे पहले देश के अंदर माहौल अगर ऐसा है कि पर्सन अपने आप को फ्री तरीके से एक्सप्रेस कर सके, अपनी पोटेंशियलिटीज को डेवलप कर सके, यहां पर जो पर्सन है देश के इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन को बहुत बेहतरीन तरीके से ऊपर बढ़ा सकेगा। वो देश की जीडीपी के अंदर बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए देश की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस पर्सन के लिए, कंट्री की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन के लिए कि इस पर्सन का, अगर ऐसे पर्सन अगर आप बनाना चाह रहे हो तो इनका कृपया एटलीस्ट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करवा दो, यानी कि इनके फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ, इन पैरामीटर्स के ऊपर इनका ध्यान दिलवा दो, मतलब इनका ध्यान रखो शुरू शुरू में, ताकि जब ये वर्किंग एज पॉपुलेशन के पार्ट बनेंगे ऐसे पर्सन्स, वर्किंग एज पॉपुलेशन की डेफिनेशन होती है 15 टू 59 ईयर्स ऑफ एज, तो ऐसा पर्सन फिर आराम से जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन में जो है वो मतलब उसको बढ़ा सकता है। फिर अगर हम लोग बात करें इसकी कोई और कलर लेते हैं, इसके अंदर हम लोग वाइट ही ले लेते हैं। अगर हम बात करें कि कल्चरल टर्म्स में ये जो पर्सन है कैसा होगा, ये जो है अपने देश के पुराने ट्रेडिशंस, ठीक है, आर्ट, आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंट्स और इंपॉर्टेंट बात हेरिटेज की रिस्पेक्ट करेगा, और उसके ट्रेडिशंस, कल्चर, अपने देश का जो भी कल्चर होगा, ट्रेडिशंस होगा, उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये जो पर्सन है ये उसको कैरी फॉरवर्ड भी करेगा, ताकि लोग जो हैं, मान लो आगे चलकर रियलिटी बनी गई ना हमारी और पूरी दुनिया की, आगे चलकर अगर एक इकोनॉमी का इंटरकनेक्टेडनेस ग्लोबल इकोनॉमी के साथ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, तो उस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में एक कंट्री की, एक नेशन स्टेट की जो इंडिविजुअलिटी है, जो उसका कल्चर है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, रिचुअल्स है, ड्रेसिंग स्टाइल है, फूड हैबिट्स है, ठीक है, जो लैंग्वेज है, वो इस ग्लोबलाइजेशन के दायरे में आकर, इसकी चपेट में आकर
ये सब चीजें कंट्री अपनी लूज ना कर दे। उसका आर्ट, उसका लिटरेचर, उसका हेरिटेज, उसका आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें जो एक देश के परंपरागत रूप से उसकी परंपरा से जुड़ी हुई है, वो चीजें एक देश दूसरे देशों की चपेट में आते हुए लूज ना करते। ठीक है। तो फ्रीडम इन दिस सेंस इज द कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप द क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटीज। तो देश को ये सारा माहौल जो है, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है, देश को ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो देना पड़ेगा, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नेशन स्टेट की। और सरकार कैसी है, और इस सेंस में हम यहां पर तारीफ खुले दिल से कर सकते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर, ये जो इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है, वातावरण मिलेगा देशवासियों को अपने आप को फ्री तरीके से एक्सप्रेस करने का, अपनी पोटेंशियलिटीज को डेवलप करने का। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, वो एक तो बहुत ही ज्यादा उसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो। ठीक है। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कोर फीचर्स होने चाहिए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कोर फीचर्स होनी चाहिए विच शुड बी वेरी रिजिड इन नेचर, जो कि आराम से चेंज ना हो सके। तीसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ हो गई है तो दो, तीसरी चीज ये है कि इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन इंटैक्ट रहे, उसके लिए वी नीड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके लिए हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है। बताओ, आप मुझे बताओ, इनमें से कोई भी ऐसी चीज है कि अगर हम किसी को मिस कर दें, ये कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग ना हो, सॉलिड फाउंडेशन ना हो, उसके कोर फीचर रिजिड होने चाहिए, मतलब इजीली अमेंडमेंट से चेंज ना हो सके, और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना हो, तो क्या इंडिविजुअल को ऐसा माहौल मिल सकेगा उस देश में कि अपने आप को वो फ्री तरीके से एक्सप्रेस कर सके, अपनी पोटेंशियलिटीज को, यानी कि अपने एप्टीट्यूड को एक अच्छे वे में डेवलप कर सके, वो निखार सके, उसको जान सके? बताओ, होगा कैसा? नहीं ना। और ये एप्टीट्यूड को निखारना बहुत जरूरी है, ताकि उसको एक पॉलिटिकल रूप में कैसा नागरिक बनाना है हमें, सोशल वे में कैसा बनाना है, इकोनॉमिक वे में कैसा बनाना है, कल्चरल वे में कैसा बनाना है। ठीक है। तो बोथ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम, कौन से एस्पेक्ट्स जो है हमने यहां पर क्या देखा? एक तो नंबर वन एस्पेक्ट, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। दूसरा एस्पेक्ट, ऐसा वातावरण एग्जिस्ट होना चाहिए देश के अंदर जहां पर लोग जो हैं अपने टैलेंट को डेवलप कर सकें। ये दो जो एस्पेक्ट है फ्रीडम के, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम एक सोसाइटी को फ्री सोसाइटी कब बोलेंगे? कि वो किसी भी बंदिशों से बंधी नहीं हुई है। हम उसको तब बोलेंगे जब एक सोसाइटी जो है, एक समाज जो है, इट वुड बी वन विच एनेबल्स ऑल इट्स मेंबर्स टू डेवलप देयर पोटेंशियल विद मिनिमम नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। आ गई ना वो वाली बात? देखो, वो खुद भी मान रहा है, मतलब पॉलिटिकल थ्योरिस्ट खुद भी ये मान रहे हैं, राइटर खुद भी आपसे कह रहा है, घुमा फिरा के उसने वो वाली बात करी थी आपसे जिसके ऊपर हम एनालिसिस कर रहे थे। कह रहे सोसाइटी रियल वे में तभी फ्री हो सकती है जब उसके, कीवर्ड पे ध्यान देना, जब उसके सारे के सारे जो मेंबर्स हो वो अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सकें, और सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, विद मिनिमम ऑफ सोशल कंस्ट्रेंट्स। सोशल कंस्ट्रेंट्स की यानी कि देखो, एक बार बताओ, अगर वो मिनिमम वर्ड यूज कर रहा है तो यहां पर सोशल कंस्ट्रेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो बस ये कह रहा है कि कम से कम होने चाहिए, है ना? कम से कम होने चाहिए। मतलब एक सरकार जो है वो सोशलिस्ट नेचर की हो इकोनॉमिकली, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, एंड फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये चीज करे। लेकिन सरकार जो है वो लोगों के प्राइवेट स्फीयर के अंदर एंटर ना करे, क्योंकि सोशलिज्म का क्रूअल फॉर्म जब क्या बन जाता है तो लोग उससे चिढ़ते हैं, कम्युनिज्म। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां पर मैं यहां लिख देता हूं,
कम्युनिज्म। ठीक है, तो कोई भी जो इंडिविजुअल है जो कि एक समाज का पार्ट है, जो कि समाज में रह रहा है, नो इंडिविजुअल, ध्यान से सुनना, नो इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय, आ गई वही मेरी बात, टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस, टोटल एब्सेंस, कि बंदिश हो ही ना, किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। अब टोटल की बात क्या है, हम लोग अभी ऊपर क्या बोल रहे थे इसको, एब्सोल्यूट, 100% फ्री, ऐसा हो सकता है? तो वो कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है सोसाइटी के अंदर कैन, नो इंडिविजुअल लिविंग इन अ सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस। ये अनिवार्य बन जाता है, नेसेसरी बन जाता है, देन टू डिटरमाइन विच सोशल कंस्ट्रेंट्स आर जस्टिफाइड एंड विच आर नॉट। मैंने आपको बताया ना कि कौन से जस्टिफाइड होंगे, कौन से नहीं होंगे। मैंने यहां पर आपको बाउंड्री बनाकर दिखाई थी। अब ये बाउंड्री कितनी बड़ी होगी, इंडिविजुअल के पास क्या क्या राइट्स होंगे, कितने होंगे, सरकार कैसे बनेगी, और सरकार बनने के बाद उन रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे बनेगी, इसका सारा दायित्व जो है वो जनता जो है पूरे देश की देती है, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन में, जो कि बनाते हैं सरकार, और सरकार फिर सुनिश्चित करती है अथॉरिटी, रूल बुक बनाना, लॉ ऑफ द लैंड जो कि बन चुकी होती है पहले, हो सकता है बाद में बने, हो सकता है मोल्ड हो, तो वो वक्त और जमाने के हिसाब से उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंटैक्ट रखना या फिर चेंज करना। ठीक है, ये सारा काम सरकार का होगा। तो इट बिकम्स नेसेसरी देन टू डिटरमाइन कि कौन से सोशल कंसेंट जो है दे आर जस्टिफाइड एंड कौन से सोशल कंसेंट जो है दे आर नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एक पर्सन जो सोच रहा है, जो कहना चाह रहा है, कोई ड्राइंग बनाना चाह रहा है, किसी का मजाक बनाना चाह रहा है, वो सारी चीजें कह सके, लेकिन उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई चीज लिखी, कोई आर्टिकल लिखा या मीडिया पे कुछ दिखाया, इससे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है वो हार्म हो गई। ठीक है, आपने किसी की पर्सनल फोटोज जो है वो रिलीज कर दी, आपने जो है एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को टार्निश कर दिया इस कदर कि अब उसे उसकी इमेज को देखते हुए कोई उसको जॉब नहीं दे रहा है। वो एक सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव मेंबर बनना चाहता है, उसके पास टैलेंट है, पोटेंशियलिटीज है, लेकिन आपने उसकी इमेज को इस प्रकार से टार्निश कर दिया, उसके बाद में कोई चीज लीक कर और ये कहकर कि आप अपनी फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एंजॉय कर रहे थे, कि उस इंडिविजुअल की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो एब्सोल्यूट वे में आप इन सब चीजों को एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो यहां पर हमारी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन से सोशल कंसेंट जस्टिफाइड है, कौन से नॉट, और ये कंट्री टू कंट्री, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है। जैसे राइट टू फ्रीडम है, लेकिन 2017 में केएस पुट्टास्वामी जजमेंट के बाद जो प्राइवेसी है उसको भी एक फंडामेंटल राइट माना गया, विच आर एक्सेप्टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि समाज में रहने वाले लोग, देशवासी जो हैं, वो उसको एक्सेप्ट करें। किस चीज को एक्सेप्ट करें? दोनों बातों को, कि क्या चीज जो है वो सोशल कंस्ट्रेंट्स के दायरे के अंदर आएगी और क्या चीज नहीं आएगी, और क्या चीज रिमूव कर देनी चाहिए। जैसे रिमूव वाली जो बात है ना, कि आप कह रहे हो कि सोशल कंस्ट्रेंट रिमूव भी हो जाएंगे, जी हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। समाज में एक वक्त, एक जमाना होता है जब समाज डेवलप हो रहा होता है। मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, तो आपको मैं बताऊंगा। देखो, जब लोग ना बिल्कुल, जैसे मान लो किसी देश ने डीकोलोनाइजेशन स्ट्रगल लड़ा, ये देश जस्ट इंडिपेंडेंट हुआ है, यहां पर क्या है, ये देश कर रहा है अपनी नेशन मेकिंग। यहां पर क्या है, ये देश आ गया डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस में, ये देश आ गया डेवलप कंट्री के स्टेटस में। तो यहां पर क्या है, ये देश ना लीप्स एंड बाउंड्स में बढ़ता है। जैसे यहां पर लोगों की टॉलरेंस, लोगों की समझ, लोगों के अंदर बोल्डनेस, एक विचारधारा, ठीक है, लाइक अरेंज मैरिज, लव मैरिज को लेकर, ये सबसे कम होगी। ये धीरे धीरे करते करते लीप्स एंड बाउंड्स में बढ़ती है, ऐसे ऐसे करते। ठीक है, जैसा कि ये तो चलो एक देश की बात हो गई। अगर हम लोग अक्सर ये पढ़ते हैं पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, गांव में और शहर में सिर्फ इतना सा फर्क होता है। अगर आप सोशल पैरामीटर को देखो, यहां का जो पर्सन है हजारों काम अपने रोक देगा कास्ट और रिलीजन के फैक्टर को लेता हुआ।
यहां पर एक पर्सन है जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेसमैन है, उसको भैया अपने काम निकलवाने हैं, उसको कुछ नहीं लेना देना कि वो शर्मा जी का बेटा है, वो मल्होत्रा जी का बेटा है, वो मुसलमान है, वो शूद्र है, वो SC SC कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसको कुछ नहीं लेना देना। मालिक को यहां पर अपने वर्करों से काम निकलवाना है। तुम अपने पैसे लो, मेरा सामान बना दो, मेरा काम कर दो, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं लेना देना। क्यों? यहां पर जो है ये सोसाइटी ज्यादा प्रोग्रेसिव है, ये सोसाइटी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है। यहां पर लोगों को पैसों की कदर है, तो लोग जो है कास्ट और रिलीजन के पैरामीटर को बिल्कुल नीचे रखते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, इंडिविजुअल खाली बैठा हुआ है, ज्यादा कोई चीजें है नहीं, और पैसों से ज्यादा कदर उसको कास्ट, समाज, समाज में अपना नाम, ठीक है, और अपने रिलीजन, अपने धर्म को लेकर है। इसलिए ये कॉन्टिन्यूसली आपको एक जगह पर स्टेबल देखने को मिलेगा या डिक्लाइनिंग फेज के अंदर देखने को मिलता है, और इसलिए अर्बन सोसाइटी जो होती है वो आपको राइजिंग फेज के अंदर देखने को मिलती है कि मस्त मौला लोग जिंदगी फ्री माइंड के साथ बिता रहे हैं, उनको कुछ नहीं लेना देना कि हमारे यहाँ कौन काम कर रहा है। हमारी घर में काम करने वाला जो नौकर है वो मुसलमान है, वो पंजाबी है, वो ब्राह्मण है, वो बनिया है, इतना कोई नहीं सोचता शहरों में। ठीक है, तो अब देखो, जो मैं रिमूवल की आपको बात बता रहा था, रिमूवल के केस में, हाँ ये वाला पॉइंट मेरे को आपको बताना पड़ेगा। वो आपसे कह रहा है कि कौन से सोशल कंस्ट्रेंट जो है वो एक्सेप्टेबल है और कौन से रिमूव कर देने चाहिए, ये डिसाइड कैसे होगा। सोसाइटी जब भी एक किसी स्टेज से निकलती है, जैसे आप यहाँ पे एक देश को मान लो जो कि जस्ट अभी आजाद हुआ, या तो फिर आप एक गांव को किसी को इमेजिन कर लो, ठीक है। हर एक जगह के साथ कुछ टैबूज जुड़े होते हैं, जो कि उस सोसाइटी में कुछ कुछ ब्लॉट्स होते हैं, ठीक है, धब्बे होते हैं। हम कह सकते हैं वो टैबू, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मतलब सोसाइटी की गलत पहचान है। भाई उस सोसाइटी के लोग नहीं, कम्युनिटी नहीं, प्रोडक्टिव मेंबर्स नहीं, वो उन सोसाइटी के नॉर्म्स बनवाए हैं, वो नॉर्म्स की फॉर्म में लोग प्रीच करते हैं। लेकिन अगर जैसे हम एक जर्नलाइज्ड इंडिया की इमेज ले लें और इसके दो एरा को ले लें, 1950s और 2020s, यहां पर जो है लिव इन रिलेशनशिप एक टैबू रहा है हमारे देश में हमेशा। बताओ, टैबू रहा है शुरू से। लव मैरिज एक टैबू रहा है। सेम सेक्स मैरिज, थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज करना। सोसाइटी हमारी प्रोग्रेसिव मोड पर थी, नहीं प्रोग्रेसिव मोड पर नहीं, सॉरी, सोसाइटी हमारी एक कल्चर को लेकर, टॉलरेंस को लेकर, टॉलरेंस को लेकर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी 1950, 60, 70, 80 के दशक में, जहां पर हम इन सब चीजों को लेकर कुछ कर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज में कोई टैबू या कोई जो नॉर्म है वो हटेगा, वो सोशल कंस्ट्रेंट्स उसके ऊपर रिमूव होंगे कि नहीं होंगे, ये चीज डिसाइड करती है उस देश की मेजॉरिटी आबादी। समाज में अगर 95% लोग किसी नॉर्म का पालन कर रहे हो और 5% लोग उसको चैलेंज करने की कोशिश करें, तो आप एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाओगे जिसको सोशियोलॉजिकली कहा जाता है सोशल बॉयकॉट। समाज की बातों से ही आपके मां बाप भी आपके इतने विरोधी हो सकते हैं कि आपको ही पता चला घर से निकाल दे, बेदखल कर दे प्रॉपर्टी से। और उस जमाने की आप मूवीज अगर देखोगे ना, तो वो बनती भी ऐसी थी, जैसे अमिताभ बच्चन की आपने एक मूवी देखी होगी, सूर्यवंशम, देखिए।
बचपन में मूवी इतनी आई है ठकुरन, इतनी आई है, यही चलती थी सैटरडे संडे, जब स्टार मैक्स खोल लो, है ना। ये मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, 3-4 मूवियाँ आती ही रहती हैं। तो सूर्यवंशम, उस मूवी के अंदर भी ये दिखाया गया है कि इतने बड़े ठाकुर का बेटा होने के कारण होते हुए भी अगर वो अपनी मनपसंद की लड़की से शादी करता है तो अमिताभ बच्चन, जो कि उसका बाप होता है, डबल रोल उसमें अमिताभ बच्चन का, बेटा भी अमिताभ बच्चन है और बाप भी अमिताभ बच्चन है, तो जो अमिताभ बच्चन उसका जो बाप बना है वो बेदखल कर देता है। कहता है वो प्रॉपर्टी के पेपर फेंकता है ना ठाकुरन उसके मुंह पे के, उससे भी बेकार है लड़की, इसको लेकर निकल जाओ। वहां पर भी ये दिखाया हुआ है कि आपको समाज में अपना, अगर इस चीज से टैबू से अगर निकलना है, आज भी होता है, अगर आपको इस टैबू से निकलना है, आपको अपना आपको अपना सोसाइटल स्टेटस जो है वो अप्रेस करना पड़ता है। उनके घर की जो बहू होती है उसकी कोई इज्जत नहीं होती, ससुर तो घर तक आने भी नहीं देता जब वो शादी करके ले आता है, लेकिन जिस दिन वो आईएएस बन जाती है, बनती है ना कलेक्टर, तब जाकर उसके सामने भिखमंगों की तरह जाकर खड़े हो जाता है कि किसानों के लिए जो पानी है वो रिलीज कर दो, मैं पंचायत की साइड से आपसे दरख्वास्त करने आया हूं। होता है ऐसा, दिखाया गया वो सीन। उसकी बोलती कब बंद हो जाती है, बहू के बारे में इल बोलना कब बंद हो जाता है, जब उसने अपना सोसाइटल स्टेटस बढ़ाया। वो उसको, उसका पति यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए फोर्स करता है और वो आईएएस बनती है। आज भी आप हमारे देश में देखो तो सोसाइटल स्टेटस जब बढ़ेगा ना, तभी लोगों की इज्जत का डंका जो है वो बसता है। इस एग्जाम की या फिर सरकारी नौकरी की जद्दोजहद में लोग इतना क्यों पीछे पड़ते हैं? हिंदुस्तान में 90% मर्दों की शक्ल सुअर जैसी होती है, ठीक है। अब सुंदर लड़की पाए तो कैसे पाए, काबिल लड़की पाए तो कैसे पाए? हमारे देश में एक सोसाइटल नॉर्म इस बात को लेकर चलता है, लड़की कुछ भी ना कर रही हो लेकिन हस्बैंड शुड बी अर्निंग वेरी गुड अर्निंग, उसकी एक लंबी सी लिस्ट प्रिपेयर कर दी जाती है। लड़की चाहे 12वीं फेल हो लेकिन सुंदर होनी चाहिए। ये नॉर्म है, एक्सेप्टेड नॉर्म है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि कंटेम्प्रेरी रियलिटी है। धीरे धीरे करके चीजें बदल रही हैं। यस, पढ़े लिखे माँ बाप, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, वो ऑब्वियस ही बात है एक ऐसा स्पाउस पार्टनर चूज करना चाहेंगे अपने लिए, एक ऐसा पार्टनर चूज करना चाहेंगे कि उनका जो स्पाउस हो वो भी उनके लेवल में इक्वल स्टैंडिंग रखता हो, बिल्कुल। लेकिन अगेन बात यहां पर पढ़े लिखे की उसी की आ जाती है कि सोसाइटल स्टेटस। लेकिन वहीं पर अगर आप जैसे मना कर दोगे कि यार कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ कौन ही दोस्ती करेगा, रिक्शे वाले से कौन ही दोस्ती करेगा, इसकी शक्ल देख, इसकी सूरत देख, लेकिन वही पर्सन अगर यूपीएससी की पीडीएफ लिस्ट में रैंक 8 पे और उसका प्रपोजल अगर आपके घर पे आए, आपके बाप या ना लेफ्ट देखेगा ना राइट देखेगा और आपका बाप उठाकर उससे शादी करवा देगा आपकी, और आप भी बरसों के सालों के रिलेशनशिप को लात मारकर शादी करने को रेडी हो जाओगे। क्यों? टैबू, टैबू नहीं मतलब ये नॉर्म है सोसाइटी का, क्योंकि वहां पर उस पर्सन ने अपने सोसाइटल स्टेटस बढ़ाया। पहले आपको दोस्ती नहीं करनी थी, पहले आप उसको पूछते भी नहीं थे, लेकिन अब उसका ओहदा ऐसा है कि वो आपसे ज्यादा पावर में है। और हम एक डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ेंगे अभी आगे चलकर कि पावर का दायरा जो है, अच्छे अच्छों का नेचर, इंडिविजुअल की साइकोलॉजी कैसे बदल देता है। बचपन में अगर आपने किसी को रिजेक्ट करा हो, किसी का प्रपोजल, या आपने किसी को थप्पड़ मारा हो, 10 साल के बाद अगर वो जाकर आपसे एक ऊंची पहुंच रखता है ना, पैसों की दम में, उसकी कोठी बड़ी, उसका घर बड़ा, उसकी गाड़ी बड़ी, उसके पास नौकरी ज्यादा बड़ी, या वो सरकारी अधिकारी या एक टॉप प्रशासनिक अधिकारी, आपकी बोलती हमेशा नीचे ही रहेगी, आपकी नजरें उसके सामने हमेशा नीचे ही रहेगी। फिर आप वो रवैया लेकर नहीं आ सकते 10 साल पहले पुराना वाला। क्यों? सोसाइटल स्टेटस। अब इन सारे टैबूज को मैं वही बता रहा हूं आपको, ये सारे एक्सेप्टेड टैबूज होते हैं। इन सारे टैबूज को आपको बेसिकली क्या करना होता है? रिमूव करना होता है, ठीक है। अब क्या होता है, टैबूज रिमूव एकदम से नहीं होते हैं। ये जो चीजें हैं, कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल के लिव इन रिलेशनशिप, लव मैरिज, सेम सेक्स मैरिज, ये जो ट्रांसजेंडर है उनको थर्ड जेंडर की तरह रिकॉग्नाइज करना,
ये चीज अगर हम 1950 के अंदर अगर होते शायनी, तो क्या चीज ये एक्सेप्टेबल होती? बताओ। सुप्रीम कोर्ट इतना क्या कहते हैं उसको, प्रोग्रेसिव स्टेप लेता है इतना? नहीं। लेकिन आर्यन, उसने 2020 मतलब अगर हम बात करें 2020 के आज के जमाने की, ये सब चीजें लीगल है कि नहीं है? क्योंकि समाज में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप नॉर्म्स को तोड़ने की कोशिश करोगे तो जो समाज के लोग जो होते हैं ना, वो एक रोल निभाने लग जाते हैं, वो एक रोल प्लेइंग करने लग जाते हैं। और आप इस चीज को लिख सकते हो, आप इस चीज को लिख सकते हो, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। लोग ना रोल निभाने लग जाते हैं मॉरल पुलिसिंग का। मॉरल पुलिसिंग का, ये मैं पुलिसिंग की बात नहीं कर, मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मॉरल पुलिसिंग की बात कर रहा हूं। जैसे आप अपने पार्टनर के साथ कहीं हो और लोग जो हैं वो आपके घर पर ना बताकर, पुलिस वाले को ना बुलाकर, वैसे होना जाना तो उससे भी कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले चैप्टर के अंदर बता दिया सारी चीजें क्या होती है, कैसे अधिकार होते हैं, ठीक है। आप कैसा भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, हाँ, बट आपको पब्लिक प्लेस में डिसेंसी रखनी होती है। इंडिया में अभी भी ये चीज अलाउड नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज ने यस इसके लिए लॉ बना दिया है कि आप पब्लिक प्लेस पर किस कर सकते हो, कोई कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक प्लेस में हाथ डालकर घूम सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, आपको डिसेंसी के साथ बिहेव करना पड़ेगा। ज्यादा लोगों को अगर आपत्ति है, आपके खिलाफ केस हो सकता है कि आप जो है समाज में जो नॉर्म्स हैं उसकी मर्यादा को भंग कर रहे थे। लेकिन खैर छोड़ो, मैं पहले आपको मॉरल पुलिसिंग की बात बताता हूं। मॉरल पुलिसिंग का मतलब क्या होता है, ये भी एक पॉलिटिकल थ्योरी का कंसेप्ट होता है, जहां पर कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को समाज के रक्षक समझकर आपको वो मतलब न्याय और अन्याय के देवता बन जाते हैं कि क्या चीज सही है गलत है वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। और अगर आप कुछ गलत करने की कोशिश करते हो तो जो पुलिस और प्रशासन आपको जिस प्रकार से दंडित कर सकता है, सजा दे सकता है, वो आपको उस प्रकार से दंडित करने लग जाते हैं। लाइक आपके आपको आपकी गर्लफ्रेंड के साथ या आपके बॉयफ्रेंड के साथ आपको पकड़ा कहीं पर, और ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, मारना पीटना स्टार्ट बिना सवाल जवाब के। यूपी में क्या हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, 4-5 साल पहले की बात है। एक एक भाई अपनी बहन को रोज कोचिंग सेंटर से लेने जाता था, ट्यूशन शाम को जब खत्म होती है। अब आई डोंट नो वो बजरंग दल था या फिर आरएसएस का ग्रुप था या पता नहीं क्या था वो, कुछ मोर्चा था या कोई, मुझे नहीं पता। उन्होंने मॉरल पुलिसिंग का रूप ले रखा था। जो अपने घुटने होते हैं ना, उसके दोनों कटोरे निकाल दिए उन्होंने, इतनी लाठी मारी उस भाई के। बाद में पता लगा ये बॉयफ्रेंड नहीं था, उन्होंने सोचा छेड़ने आता है रोज शाम को ट्यूशन के बारे। और यूपी और एमपी में इट इज एक्सेप्टेड फैक्ट। अरे ना, ये चीज आप जानते हो कि यूपी एमपी बिहार में हर जगह ये चीज चलती है। 90% लड़कियां जब दोपहर में या शाम को कहीं निकलती हैं, वहां एक एक्सेप्टेड नॉर्म है सोसाइटी का कि वो एक स्कार्फ बांध लेती हैं अपने चेहरे पर, है ना। कहीं अगर अपन लोग दिल्ली से जाएंगे ना तो शायनी अपन को ये लगेगा यार इसका ना कहीं अफेयर चल रहा होगा, मम्मी पापा से छुपने के लिए बांध देती है। लेकिन वहां पर क्या है, लड़कियां मतलब वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर ब्यूटी, कि डस्ट ना पड़े, पॉल्यूशन ना पड़े, गाड़ी का फ्यूम एग्जॉस्ट जो है हमारे चेहरे पे ना लगे। ठीक है, देखने में जैसी मर्जी हो, डेंचक पूजा जैसी हो, लेकिन लगना उनको क्यारा अडवाणी जैसा है। ठीक है, तो पॉइंट इज विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, लेकिन रियलिटी रियल बात कर रहा हूं मैं, ऐसा होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, वो एक साफिया पहनकर, जो स्कार्फ पहनकर निकलती थी, तो लोगों को लगा कि शायद से मम्मी पापा से बचकर बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, जबकि उसका भाई उसको सगा भाई लेने आता था। और वो उसकी हालत ये है कि आज वो चल नहीं पाता है, उसके दोनों घुटने खराब हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर इस चीज को रिकॉग्नाइज करा जाए, इसके ऊपर कानून बनाया जाए, ठीक है। जैसे अभी एक बवाल चला था, एक लास्ट एग्जांपल, और अभी एक बवाल चला था कुछ टाइम पहले। वो आपको पता है, यूपी में कुछ लोग पकड़ पकड़ के जो हिंदू लड़कियां मुसलमानों से शादी कर रही थी, उनकी शादी को रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसे दल थे, कुछ ऐसे ग्रुप्स थे। अब मैरिज, एक बात बताओ, एक कंसेंट है ना एक पर्सन का, लेकिन वो लोग ये रुकवा मतलब ये जो ग्रुप्स हैं जो मॉरल पुलिसिंग का रोल निभा रहे हैं, वो ये मतलब शादी रुकवाने की कोशिश कर रहे थे इस लिहाज से कि उस मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की को बहलाया फुसलाया है। और ये मुसलमान लोग अपनी आबादी बढ़ाने के लिए कि एक हिंदू लड़की को अपने धर्म की चपेट में ले लेना, फिर इससे 4-4 बच्चे पैदा करना, ऐसे 10 लड़कियां भी अपने घर ये लोग ब्याह लेते हैं, उनको मुसलमान धर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, 4-4 3-3 बच्चे पैदा करे। राउंड फिगर में उन 10 लड़कियों से 25 बच्चे मान लो जो पैदा हुए,
वो 25 आगे चलकर मुसलमान बनेंगे, वो फिर और आबादी बढ़ाएंगे। ये अपने आप ही कहानी डेवलप कर ली ऐसे मॉरल पुलिसिंग ग्रुप्स ने, और उसके बाद क्या करा, ऐसे कपल्स को उनकी मैरिजेस को रोका। तब जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और सीएम योगी आदित्यनाथ को एक कानून लाना पड़ा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे एक केस और जो आपने काफी सुना होगा, लोग क्या है, नॉनवेज लेकर मटन लेकर जा रहे हैं, तो ये चीज आपने मूवीज में भी देखी होगी, वेब सीरीज में देखी होगी और असली में सुना भी होगा। तो उनको बीच रास्ते में पकड़ लेना, ये कहकर के तुम बीफ लेकर जा रहे हो, गाय का मांस लेकर जा रहे हो, और जान से मार डालना, है ना। जबकि चेक भी नहीं करना कि भाई कि बीफ का ये सच में बीफ है कि नहीं है, ठीक है, ये गौ माता का मांस है कि नहीं है, लेकिन उनको मारना। अब ये सब क्या है, एक बार बताओ, ये दंडित करना, ये किसी को मारना समाज का काम है क्या? बताओ। जैसे कि प्रशासन बैठा है, अगर ऐसा होता तो भगवान ना करे जिंदगी में किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन निर्भया के जो निर्भया का जिन लोगों ने हरामजादों ने जिन्होंने रेप करा था, तो जुडिशरी या पुलिस प्रशासन उनको अरेस्ट ही नहीं करता पकड़ के। क्यों? न्यायालय में उनकी तारीख पे तारीख लग रही थी, उनको तिहाड़ जेल में क्यों बंद कर रखा था? जनता के हवाले कर देता, जनता उनको 100-100 ग्राम बांट बांट के मार पीट के घर ले जाती। हमें हर कुछ चलाना पड़ता है रूल ऑफ लॉ। और देखो, मैं ये नहीं कहता कि हर एक कंट्री में रूल ऑफ लॉ जो है वो पालन होता है। हमारे देश में अगर मान लो कि कोई एक लड़का किसी लड़की को गलत वे में टच करता है, ठीक है, उसकी बैक को वो टच कर रहा है, उसकी चेस्ट पर उसने हाथ रख रहा है और लड़की कंप्लेन करते, तो यस, लड़के को जेल हो सकती है कुछ दिनों की, कुछ महीनों की, ठीक है। लेकिन यही केस अगर आप दुबई में कर दो, यूएई या गल्फ कंट्रीज में कर दो, तो आपका आपका चॉप चॉप स्क्वायर में लेकर जाकर कैस्ट्रेशन हो सकता है। कैस्ट्रेशन का मतलब होता है प्राइवेट ऑर्गन को काट देना पब्लिकली। जनता को बुला बुला के ऐसा करा जाता है ताकि आपके अंदर फियर जो है वो पैदा हो। हमारे एक लड़की कोई अगर देश में मान लो कि कपड़े उतारकर कहीं पर खड़ी हो जाए, तो ठीक है, पुलिस वाले आएंगे, उसको अरेस्ट करेंगे और उसका केस जो है वो रजिस्टर करेंगे, लेडी पुलिस को बुलाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इनडिसेंसी फैला रही है पब्लिक प्लेस पे। सऊदी अरेबिया में कुछ साल पहले की बात है, एक लड़की ने मुंह पर कुछ हिजाब नहीं पहना था और मॉल से उसने फोटो अपलोड कर दी फेसबुक पर। सऊदी अरेबिया गल्फ कंट्रीज में दो तरह की पुलिस काम करती है, अगर आपको पता हो। एक होती है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाने के लिए, एक होती है रिलीजियस पुलिस। पता है ये वाली बात आपको? एक उनके धर्म को देखने के लिए कि इस्लाम या शरीयत लॉ का कोई वॉलेशन तो नहीं कर रहा है। 17 से 18 मिनट के अंदर उस लड़की को अरेस्ट करा गया और चौप चौप स्क्वायर पे लेकर जाकर उस लड़की के 117 टुकड़े कर दिए गए और चील को खिला दिया गया। और सोच रहे हो जरा, प्रशासन कर रहा है उस देश का ऐसा, कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं। हम तो यहां पर अपने देश में प्राइवेट ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, वहां पर प्रशासन करके करा उसने सिर्फ फेसबुक पर एक फोटो अपलोड करने के लिए। लेकिन अब जब सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज को रियलाइज होने लगा है कि वेस्टर्न कंट्रीज से हम काफी पीछे रहने लगे, ग्लोबल वर्ल्ड का हमें पार्ट बनने की जरूरत है, अब उसने ना चाहते अनचाहते मतलब ना चाहते हुए भी अपनी सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाना शुरू करा है। विमेन पायलट्स, विमेन कैब ड्राइवर्स, आप सऊदी अरेबिया, यूएई, आप दुबई, आप अबू धाबी, ऐसी कंट्रीज के अंदर अगर घूमोगे, जितनी आबादी आपको मर्दों की मिलेगी कैब्स चलाते हुए, लाइक ओला ऊबर जैसे हमारे इंडिया में चलती है, ऐसे ही वहां पर आपको फीमेल ड्राइवर्स मिलेंगी। ये लिबर्टी इसने एकदम से देना शुरू कर रही है ताकि वेस्टर्न कंट्रीज का साथ पा सके ये गल्फ कंट्रीज, स्पेशली सऊदी अरेबिया जो कि काफी बैकवर्ड माना जाता था अपनी मेंटालिटी के लिए, ठीक है। तो ये रिमूवल वाली बात समझ में आ गई कि हमें किन टैबूज को रिमूव करना पड़ता है। और सोसाइटी में देखो क्या करना है, अगर हमें जिसको रिमूव, देखो सोसाइटी में 95% जो नॉर्म्स हैं, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो आप मेजोरिटी जनसंख्या के पार्ट हो। अगर चैलेंज कर रहे हो तो वो चीज सोशल बॉयकॉट की कैटेगरी में आ जाएगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना आगे चलकर ये 95% जो जनसंख्या, जो आबादी है, ये फिर यू टर्न करके आने वाले सालों के अंदर ये मांग करने लगे लिबर्टी की। बहुत सारे सालों से ये डिमांड चल रही है ना, लिव इन रिलेशनशिप की, सेम सेक्स मैरिज की, ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज करने की, हम किससे शादी करेंगे, हमारा पार्टनर कौन होगा, ये हम डिसाइड करेंगे। चल रही है मांग की नहीं चल रही है? तो एक बार बताओ,
देश में नॉर्म्स जो हैं अभी तक इन सब चीजों को लेकर एंटी माहौल था, लेकिन अब प्रो माहौल हो गया, सपोर्ट में माहौल हो गया है। तो हमने इन सब चीजों के ऊपर कानून बनाए कि नहीं बनाए? कानून क्योंकि उसी चीज के ऊपर बनते हैं जो जनता जो है वो चाहे। जनता नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं हो सकता। आप क्यों इतना दूर जाते हो? आपको मैं लेटेस्ट एग्जांपल ये दे देता हूं। जनता को समझ में आना और जनता की एक मंजूरी होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं किसी भी कानून को लाने के लिए। सरकार चाहे भली मेजोरिटी में हो चाहे ना हो। लेटेस्ट एग्जांपल इसका ये है, बीजेपी 2014 से मेजोरिटी में है, उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं है। वो जो मर्जी का है, चाहे राज्यसभा लोकसभा में फटाफट से पास करवा कर उसके ऊपर उस बिल को एक्ट बनवा सकती है बीजेपी। लेकिन फिर भी किसान बिल आप जनता को नहीं समझा सके। आपके अकॉर्डिंग वो बिल अच्छा था, लेकिन जनता को समझ में नहीं आया। जनता के कुछ लोग जाकर 6 से 8 महीने के लिए, किसान जो वर्ग के जो लोग थे वो जाकर बैठे, हाईवे पे चक्का जाम हुआ, जो भी पूरा रायता फैला उसके तहत आपको अपने बिल को वापस खींचना पड़ा। लेटेस्ट पिछले हफ्ते का 10 दिन पहले का ये रोड रेस्ट ड्राइविंग बिल, ठीक है, हिट एंड रन जो बिल था, जो भी आया था, मुझे नाम नहीं पता उसका अच्छे से, ठीक है, हिट एंड रन बिल, इसको आप जनता को नहीं समझा सके और आपको इसको वापस खींचना पड़ा। मैंडेट जनता का बहुत जरूरी है। वो डिसाइड करता है कि क्या चीजें एक्सेप्टेबल फॉर्म में रहनी चाहिए कंस्ट्रेंट्स की फॉर्म में, या फिर रिमूव कर देनी चाहिए। तो टू अंडरस्टैंड विच सोशल कंस्ट्रेंट्स आर नेसेसरी, डिस्कशंस होती हैं इसके ऊपर। डिस्कशंस ऑन फ्रीडम नीड टू लुक एट द कोर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी विद इन विच ही और शी इज प्लेस्ड। अब ध्यान से देखना इस लाइन को, जो मैंने आपको इतनी अभी लंबी चौड़ी कहानी बताई ना, इसी में ये वाली लाइन समा जाएगी। वो कह रहा है अगर सोशल कंसेंट्स कौन से होने चाहिए और कौन से कब हट जाने चाहिए, इसके लिए फ्रीडम के ऊपर जो भी डिस्कशन होती है उसके उसके अंतर्गत हमें ये देखना चाहिए एक इंडिविजुअल की क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है पूरे सामाजिक ग्रुप के अंदर, जिसके अंतर्गत वो एक ग्रुप का मेंबर है, वो एक कम्युनिटी की मेंबर है, और वो एक नेशन स्टेट का एक सिटीजन है। ठीक है, अब यहां पर देखो, जब 1950 में देश के नॉर्म्स 95% इन सब चीजों के खिलाफ थे, लिव इन रिलेशनशिप, लव मैरिज, सेम सेक्स मैरिज और थर्ड जेंडर, तो ये चीज जो है वो नहीं आ सकी। लेकिन अब जो है यूथ डिमांड करते हैं। आजकल की जनरेशन काफी ओपन माइंडेड है। हमारे मम्मी पापा, केस ऐसा है 50-50 या 60-40, हमारे मम्मी पापा की जनरेशन का। उसमें क्या है, मैं मतलब 60-40 किसी वे में कह रहा हूं, 60% आज भी हो सकता है आपकी चॉइस से आपकी शादी ना करवाए, 40% अभी भी करवा देंगे। ठीक है, लेकिन जब बात आती है अब हमारी जनरेशन की और जब हमारे बच्चे पैदा होंगे, हमने दुनियादारी देख रखी है, हमें पता है कि लिबर्टी कितनी देनी चाहिए, किस हद तक देनी चाहिए, और एक पर्सन को समझाने के बाद उसको ये बोलना कि हाँ तुम्हें जिससे पसंद हो उससे तुम शादी कर सकते हो, उसका तुम रह सकते हो, जो भी तुम्हारा नेचर हो या जो भी तुम्हारी चॉइस हो, ये चीज हम ज्यादा ग्रांट कर सकेंगे क्योंकि हम एक ऐसे जमाने से बिलोंग करते हैं, हमारी जनरेशन जो कि 2000 के आसपास जो पैदा हुई, साल 2000 के आसपास, उससे 5 साल पहले, उसके 5 साल बाद, ये जो 10 साल की रेंज की जो जनरेशन है, इस जनरेशन ने ये देखा है कि उसको कहां का लिबर्टी नहीं मिलती है और कहां का लिबर्टी मिलती है। आप में से बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो अपने, आप पढ़े लिखे लोग हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपने जॉब कर रखी है, आपने दुनियादारी को समझ रखा है, सब कुछ जानते हो, आप इंस्टाग्राम वाले जमाने से बिलोंग करते हो, आप कभी भी अपने छोटे बेटे को अपनी बड़ी बेटी का बॉडीगार्ड तो नहीं बनवाने वाले। आप अपनी बड़ी बेटी को इतना सक्षम बनाओगे कि वो जो है वो अकेले में, वो अपने आप में ऐसी हो कि वो अगर अकेले भी हो तो वो लड़की भी उतनी हो, लेकिन उसके अंदर वो कानून को पहचानने की, जानने की, या एक ब्रेव इंसान होने की इतनी क्षमता हो कि उसको छोटे भाई की या अपने बाप की जरूरत ना पड़े अपने अधिकारों को एंजॉय करने के लिए। राइट? होगा ऐसा कि नहीं होता है? मतलब अब वो डिपेंड करता है ना कि मतलब अपनी थिंकिंग क्या है। लेकिन अभी जो है सोसाइटी अलग अलग वे में ट्रांसफॉर्म करती है। हम एक ऐसे जगह पर खड़े हैं जहां पर हम पूरी तरीके से प्रोग्रेसिव नहीं है, पूरी तरीके से अपने ट्रेडिशंस को होल्ड करके भी नहीं रख रहे हैं, पूरी तरीके से बैकवर्ड भी नहीं है। हम एक ऐसे लूप में फंस रखे हैं कि पीछे से हमने किसी और का हाथ पकड़ रखा है, आगे से किसी और का हाथ पकड़ रखा है। ये आगे वाला जो जमाना है ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना, पीछे वाला है जमाना अपने इंडियन ट्रेडिशंस का जमाना। हम दोनों वे में फंसे हुए हैं और हम यहां पर
इस जगह पर है। और ये वाली बात मैं आपको प्रूव करूंगा। सोशियोलॉजी लेक्चर से एक बार आने दो, मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। इसको बोलते कैसे, इसको लिखते कैसे, कि जो बीच में फंसे हुए हैं। हमने पीछे वाला हाथ भी पकड़ कर रखा हुआ है अपने ट्रेडिशन को, आगे वाला हाथ भी पकड़ रखा हुआ है। अब ना हम पीछे जा पा रहे, ना पूरे हिंदुस्तान के परंपरा के अनुसार हम ला तो पूरी सोसाइटी में, अपने पूरे कल्चर में बैकवर्ड स्टेज में जाकर समा सकते हैं, ना पूरी तरीके से वेस्टर्न बन पा रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज वी नीड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, कि एक बंदा समाज के अंदर क्या चाह रहा है, पूरा समाज क्या चाह रहा है एक पर्सन के लिए। ठीक है, तो वी वुड नीड टू सी विच फीचर्स ऑफ द सोसाइटी अलाउ द इंडिविजुअल द फ्रीडम टू चूज, डिसाइड और एक्ट, एंड विच डू नॉट। डिफरेंस देखना कैसे आ जाता है। मैं रूरल और अर्बन बैकग्राउंड की आपसे बात कर रहा था। गांव में 4-5 लोग हैं, उन्होंने किसी लड़के या लड़की को खेतों के आसपास पकड़ा और मार पीटी उसकी शुरू कर दी। ठीक है, उसको लहू लुहान कर दिया मार मार के। मॉल में कोई कपल बैठा है, वो 4 गांव के लड़के मॉल में हाथ लगाकर दिखाएं उस लड़के को, चलो तो मार दोगे। लेकिन मेट्रोपॉलिटन शहर में ही मॉल लोकेट होगा या किसी सिटी में होगा, यहां पर कानूनी व्यवस्था तुम्हारी मॉरल पुलिसिंग की व्यवस्था नहीं है। यहां पर जो है, तुम्हें कानून को पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, और उस वे में बिहेव करना पड़ेगा। अपन अगर जिस वे में होते हैं ना, जिस जगह से बिलोंग करते हैं, उस उधर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एमपी में डिस्ट्रिक्ट्स की, भिंड मुरैना में, इवन ग्वालियर में 98% आदमी हेलमेट नहीं लगाता, अपने घर से निकलता हुआ ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी नहीं कैरी करता। कुछ लोग तो ऐसे, उन्होंने पूरी उम्र निकालती, कभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया। ठीक है, वही सेम लोग ये वाली हरकत दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में नहीं कर सकते। यहां पर तो बाइक भी जब्त हो जाएगी, जब पता लगेगा कि बाइक चला रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, घर पे तो छोड़ो, है ही नहीं वो ड्राइविंग लाइसेंस, करके कोई बड़ी बात हो गई तो पर्सन की जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। लेकिन अपने एरिया में अगर वो भिंड मुरैना में हो या कहीं पर भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर जान पहचान चल जाती है कि कोई नहीं, ये वाले पुलिस वाले तो ये हमारे मौसा के, ताऊ के, फूफा के भतीजे लगते हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, हमारी रिश्तेदारी निकल जाती है, यहां नहीं निकलेगी आपकी रिश्तेदारी। तो वही आपसे कह रहा है, एक एग्जांपल देकर मैंने आपको इस बात को समझाया कि वी वुड नीड टू सी विच फीचर्स ऑफ द सोसाइटी अलाउ द इंडिविजुअल फ्रीडम टू चूज, डिसाइड और एक्ट, एंड विच डू नॉट। वी वुड नीड टू डिटरमाइन विच फीचर्स आर डिजायरेबल एंड विच आर नॉट। जैसे कि 1950s में ये सारी चारों चीजें डिजायरेबल नहीं थी, लेकिन अब डिजायरेबल है, लोग क्योंकि डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, एंड विच शुड बी रिमूव एंड विच शुड नॉट। ठीक है, अब इसके लिए देखो 1950s में कभी आपको कोई ऐसे ऐड देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आज के जमाने के अंदर आपको ऐसे ऐड देखने को मिलेंगे। क्या नाम है इसका, विक्स का ट्रांसजेंडर ऐड, ये मैंने कभी आपको दिखाया ऐड ये? ये दिखाया मैंने आपको ऐड कभी? तो दोस्तों ये आप एक ऐड देखो, ऐसे ऐड आपको 1950s में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आजकल के ज़माने के हिसाब से ये चीज़ आपको क्या समझा रहा है, ये क्या मैसेज देना चाह रहा है, सोसाइटी में नॉर्म्स किस प्रकार से चेंज होते हैं, तो एडवर्टीजमेंट या पब्लिक पॉलिसीज भी उसी प्रकार से बनती हैं। तो आप ये एक बार ही ऐड देखो जरा। मम्मी नाराज तो होने ही वाली। वो तो चाहती कि मैं डॉक्टर ही बनूं, इसलिए हॉलीडेज खत्म और बोर्डिंग स्कूल शुरू। एक दिन भी एक्स्ट्रा रुकने नहीं दिया। मम्मी भी ना। मम्मी ने अपनी लाइफ अपने आप ही बनाई। 18 साल की थी जब उनके फादर ने उन्हें घर से निकाल दिया। अकेले रहने का तो सोचने से भी डर लगता है। मैंने अपने पापा को कभी देखा नहीं, और मेरी असली माँ, वो बहुत बीमार रहती थी। उनके बारे में सिर्फ एक ही दिन याद है जो मैं कभी भुला नहीं पाती। एक दिन कुछ लोग आए और उन्हें एम्बुलेंस में ले गए। फिर वो कभी वापस ही नहीं आई। फिर एक दिन मम्मी आई।
बहुत प्यार से मुझे अपनी गोद में बिठाया और मुझे अपने घर ले गई। तबीयत खराब थी तो पूरी रात मेरे साथ बैठी रही। सुबह मम्मी ने एक सुंदर सी रेड फ्रॉक पहनाई, मेरे लिए ढेर सारे चिप्स बनाए। मम्मी के साथ 10 साल हो गए। अब तो मम्मी कम और दोस्त ज्यादा बन गई। संडे हम दोनों का फेवरेट दिन है। बालों में तेल लगाने के बाद दोपहर में मेरा फेवरेट लंच कढ़ी चावल और रात में हॉरर फिल्म। डर लगता है पर मम्मी होती है ना तो नहीं लगता। ये है मेरी मम्मी, है ना प्यारी। मम्मी ने लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स देखे, कितना कुछ सहा है, पर फिर भी उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। सिविक्स बुक में तो लिखा है कि सबके लिए बेसिक राइट्स सेम होते हैं, फिर मम्मी को क्यों नहीं है? इसलिए मैं डॉक्टर नहीं, लॉयर बनूंगी मेरी मम्मी के लिए। समझ में आया? देखो मैसेज सिंपल है। मैसेज क्या है? मेरी आवाज आ रही है अब? वीडियो की तो नहीं आ रही? मैसेज देखो एक सिंपल है। सोसाइटी जब भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी होती है ना, हमें कभी भी नॉर्म्स को वो करना होता है, तो आजकल के ज़माना तो देखो अलग है 1950-60s के ज़माने से। वहाँ पर हमें ना आजकल मार्केटिंग तो नहीं कहेंगे इसको, देखो आजकल मतलब एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, या कुछ ना कुछ इसको एक्सपेंड करके, स्प्रेड करके वो मैसेज को फैलाया जा सकता है। जैसे मैं अभी आपको सऊदी अरेबिया के बारे में बता रहा था। सऊदी अरेबिया को वेस्टर्न कंट्रीज से सपोर्ट मिलना बंद होने लगा था ऑलमोस्ट। वेस्टर्न कंट्रीज ने बोला भाई तुम होगे तेल के मालिक, तुम्हारे पास होगा अनगिनत पैसा, लेकिन तुम्हारी ब्रॉड थिंकिंग, हमारी ब्रॉड थिंकिंग तुम्हारी तकियालूसी ख्यालों के साथ मिलती नहीं है। तुम अपनी औरतों को लिबर्टी नहीं देते, कुछ नहीं देते, फ्रीडम नहीं देते। एक ऐसी कंट्री जहां पर कुछ साल पहले एक लड़की ने फेसबुक पे अपनी फोटो डाल दी, सिर्फ चेहरा दिखा दिया और उसको 100 पार्ट्स में काट के छील के को खिला दिया, वहां से लेकर उसकी 5 साल के बाद जर्नी जहां पर वो कैब ड्राइवर्स में विमेन को तब्दील करने लगा है। तो ये सोसाइटी एक प्रोग्रेसिव बनने के लिए ऐसा करती है। जैसे अब ट्रांसजेंडर को जैसे ही थर्ड जेंडर का राइट मिला, तो समाज को ये समझाना भी तो पड़ेगा ना कि जुडिशरी तो रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन आज भी ट्रांसजेंडर्स को लेकर हमारा एटीट्यूड बड़ा नेगेटिव है। बड़ा नेगेटिव हमारा एटीट्यूड रहता है बहुत सारे लोगों का। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि इनको पास नहीं आने देना, ये मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग हो सकती है कि पास नहीं आने देना, ठीक है, ये जो है इनको टच नहीं करने देना। अब उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं तो दे आर फोर्स इनटू, खुद से विलिंगली दे मूव इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। सेक्स वर्कर्स बन जाते हैं ये ट्रांसजेंडर्स, क्योंकि जॉब कोई देगा नहीं, पढ़ाई लिखाई कभी कर नहीं सकते, खुद के माँ बाप कभी रखते नहीं है, हिजरा या किडनर कम्युनिटी कहकर निकाल देते हैं। और एक्चुअली होता भी है। जैसे क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मे नॉट गॉड डू सो हो किसी के साथ ऐसा, लेकिन जैसे क्या होता है किसी की, अब देखो ये भी तो किसी ना किसी माँ बाप की औलाद ही तो होती है, थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर कोई बन गया, ठीक है। तो जब भी आपका बच्चा होता है, बेटा या बेटी होती है, कुछ भी होता है, तो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, हिजड़े आते हैं घर पे, राइट, जिसमें ट्रांसजेंडर आते हैं, है ना। तो वो आपसे कुछ पैसे की डिमांड करते हैं शगुन के तौर पर, वो भी करके उसके साथ साथ वो एक चीज और नोटिस करते हैं
कि क्या ये गर्ल है, क्या ये बॉय है, क्या ये ट्रांसजेंडर तो नहीं है। अगर ये ट्रांसजेंडर होगा तो वो ले जाते हैं अपने साथ, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम बीइंग अ नॉर्मल सिटीजन कभी उसको उतना प्यार या इतना अधिकार दिलवा ही नहीं पाओगे। और एक रिचुअल और चलता है, एक नॉर्म और चलता है, हिजड़ों की जब डेथ होती है उस टाइम पर, कि जब भी किसी किन्नर कम्युनिटी या हिजड़ कम्युनिटी के मेंबर की डेथ होती है, ये लोग अपनी सारी चप्पल निकाल के उसकी डेड बॉडी के ऊपर खिंचा खिंचा के मारते हैं, जूते चप्पल। क्यों? कि तूने इस जन्म में इस शरीर में पैदा होकर बहुत कुछ सहन कर लिया, अब हमारी तेरे शरीर और आत्मा से दरख्वास्त है कि अगले जन्म में किसी भी फॉर्म में पैदा हो जाइयो, लेकिन हिजड़ा बन के पैदा मत होना, क्योंकि ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। तो एक्चुअली ये जो दर्द है उनके अंदर, अभी जैसे वो उसको अपनी बेटी को हॉस्टल छोड़ के जाना पड़ा, वो नहीं रख सकती अपने साथ वो लेडी, जैसे अभी हमने विक्स की एड में देखा उसको, क्योंकि कमाई का कोई परमानेंट साधन तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोई नौकरी करने जा रही है, किसी के घर में काम वाली है, वो जानती है कि उसको उसके पास पैसे कैसे आएंगे, है ना। रेड लाइट पे भीख मांगनी पड़ेगी, हो सकता है मे नॉट गॉट टू सो प्रोस्टिट्यूशन के अंदर इन्वॉल्व हो या कुछ भी हो, मतलब ऐसा होता है 90% केसेस, 90% केसेस में ट्रांसजेंडर के साथ ऐसा होता है, लेकिन वो अपनी बच्ची को इस माहौल में इस परिवेश में बड़ा नहीं कर सकती है ना। तो वो उसको, अभी आपने ऐड में देखा कि वो उसको उसकी मतलब माँ के रूप से उसको पाल रही है, माँ की जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन फिर भी अपने से अलग रखा हुआ है। सैटरडे संडे सिर्फ मिलने आती है, अपने साथ लेकर जाती है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर जो दर्द है, ये जो पीड़ा है, ये जो रिचुअल है कि डेड बॉडी को चप्पल ही चप्पल से मार मार कर शमशान घाट तक लेकर जाना, ठीक है, आत्मा और शरीर को कोसना, ठीक है, ये नॉर्म्स की वजह से ही तो है। जिस दिन ये नॉर्म्स चेंज होंगे पूरी के पूरी तरीके से, अब देखो कानूनी तौर पर लीगल राइट चेंज हो गया है, ट्रांसजेंडर्स आर थर्ड जेंडर नाउ, लेकिन नॉर्म्स चेंज नहीं हुए। नॉर्म्स मतलब जनता को ये एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। हमारे यहां रेसिस्ट टेंडेंसी या फिर डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर लोगों का रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो फर्दर वी नीड टू सी इफ द प्रिंसिपल्स विच वी यूज टू डिफरेंशिएट नेसेसरी फ्रॉम अननेसेसरी कंस्ट्रेंट्स, जो भी दायरे हम यूज कर रहे हैं, ऐसे कंस्ट्रेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए जो कि जरूरी है, उन कंस्ट्रेंट से अलग देखने के लिए उनको विच आर अननेसेसरी। दे ऑल्सो अप्लाई टू द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एंड नेशंस। मतलब कौन से जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सोसाइटल लेवल पर इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है, कौन से कंस्ट्रेंट्स नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट है और नहीं है। अब नेशनल लेवल वाले कानून की फॉर्म में होते हैं, और कौन से कंस्ट्रेंट्स जो हैं, इवन आप बात ये भी कह सकते हो कि वो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। अब जैसे औरतों के अधिकार, फेमिनिज्म की आज तक, मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा PSIR में, और इस चैप्टर में भी, इस बुक में भी आगे चलकर रहेगा। फेमिनिज्म की ना अभी तक आगे जो प्रोमिनेंट तरीके से, महिलाओं के अधिकारों के लिए तो बहुत लोग लड़ते हैं, बहुत सारी औरतें दरख्वास्त करती हैं, और फेमिनिज्म मैंने आपको बताया भी था, वैसे सिर्फ वो महिलाओं के अधिकारों के बारे में नहीं होता, महिला और मर्द के इक्वल अधिकारों के बारे में होता है। जो फेमिनिज्म की जो वेव है, वो अभी तक दुनिया में 4 वेव्स आ चुकी है, ठीक है। लेकिन फेमिनिज्म की वेव कहां सक्सेसफुल होती है, उससे इंस्पिरेशन लेकर दूसरी कंट्री के जो लोग हैं वो अपने देश में उसको चलाते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अक्सर मैंने आपको इस एग्जांपल के बारे में बताया है। ब्रिटेन में एक टॉप लेवल के कॉप ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी थी, एक बात कह दी थी, उसके मुंह से एक बात निकल गई थी कि इफ विमेन एंड लेडीज, गर्ल्स एंड लेडीज डज नॉट वांट टू गेट रेप्ड ना, दे शुड स्टॉप ड्रेसिंग लाइक स्लट्स, ठीक है। लाल लिपस्टिक उनको नहीं लगानी चाहिए, उनको अपनी बॉडी वैक्स नहीं करवानी चाहिए, और उनको इनवाइट नहीं करना चाहिए किसी को कि कम एंड रेप मी। तो उस स्टेटमेंट पर, उस टिप्पणी पर उस पुलिस ऑफिसर की, एक स्लट वॉक के नाम से लड़कियों ने एक मोर्चा निकाला था ब्रिटेन के अंदर कि जो भी हम कपड़े पहनना चाह रहे हैं, कुछ भी हम करना चाह रहे हैं, इट इज द वे इन विच वी वॉन्ट टू गेट ड्रेस अप। इट इज नॉट एन इन्विटेशन कि अगर हम लाल लिपस्टिक लगा रहे हैं कि आओ हमारा शोषण कर लो, हमारा शारीरिक शोषण कर लो। अब ये सेम चीज भारत की औरतें भी फेस करती हैं। तो इसकी जो पहली वेव है, स्लट वॉक से इंस्पिरेशन लेते हुए, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देते हुए, ये कहने के लिए कि औरतें हिंदुस्तान में जो मर्जी चाहे पहन सकती हैं,
कोई नहीं होता पर्सन कमेंट करने वाला हमारे ऊपर कि हम चाहे कपड़े पहन के निकलें, चाहे हम नंगे बदन निकलें। ये कोई इन्विटेशन नहीं है हमारा कि कम एंड रेप मी। हम अगर कुछ चीज पहन रहे हैं, कोई टॉप कैरी कर रहे हैं, कोई लिपस्टिक लगा रहे हैं, उस टॉप पर एक मैसेज लिखा हुआ है, तो इट डज नॉट मीन कि आप जो है लुक मारो हमारी ब्रेस्ट की तरफ। ठीक है, इसका जो रूप है स्लड वॉक, उसका नाम हो गया था हिंदुस्तान में आके, जिसकी पहली वेव चली थी मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। दूसरी वेव चली थी हमारी राजधानी में दिल्ली में, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में, और नाम था इसका स्लड वॉक अर्थात बेशर्मी मोर्चा। ठीक है, लेकिन सोसाइटी इतनी प्रोग्रेसिव नहीं थी इन सब को सुनने के लिए, इसलिए ये वेव उठी और एकदम से सबसाइड डाउन हो गई। लेकिन महिलाओं के अधिकारों के लिए फिर एकदम से जैसे निर्भया का केस आ गया, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाना, पॉस्को एक्ट का लाना, ऐसे करते करते हमारी सोसाइटी औरतों के अधिकारों के लिए प्रोग्रेसिव होती जा रही है। अभी जैसे कोर्ट ने भी परमिशन दे दी है ना कि क्या है कि वो आर्म्ड फोर्सेस में भी जो कॉम्बैटरी ग्रुप है, उसमें मतलब लड़ाई गोलियां चलाना, उसमें औरतें अब आ सकती हैं, राइट है ना। विमेन पायलट्स भी बन सकती हैं। कोर्ट ने अभी दी ना एक प्रोग्रेसिव जजमेंट अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले, है ना, कि अब कॉम्बैट रोल में भी अब औरतें आ सकती हैं, लड़कियां आ सकती हैं। ठीक है, पहले इनको लाया नहीं जाता था बॉर्डर पर। सुना है आप लोगों ने इसके बारे में, जानते हो? तो धीरे धीरे करके ये सोसाइटी वो रेडी हो रही है हमारी। अब एक बार बताओ, कारगिल में अगर औरतों का लड़ने का मन भी था, कि उस टाइम पर औरतों की भर्ती नहीं होती थी क्या आर्मी में? बताओ। इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर, बांग्लादेश वॉर, इन सब के टाइम पर औरतें नहीं थी हमारी इंडियन आर्मी में। लेकिन कॉम्बैट रोल के अंदर अगर उस टाइम पर ये औरतें कहती कि हमें भी लड़ना है, हमें भी योगदान देना है, तो अलाउ करता कोर्ट? इतना प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट लेता इतना नहीं, औरतों को फिर भी वीक समझा जाता था। ये धीरे धीरे कर औरतों के अधिकारों की बात है जिसको बढ़ावा मिल रहा है। विमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है, ये सब चीज है। तो यहां पर लास्ट चीज हम देखते हैं, दस फार वी हैव डिफाइंड फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। लेकिन हमने ये भी देखा 100% एब्सोल्यूट वे में कोई कंस्ट्रेंट्स का एब्सेंस नहीं होना चाहिए। टू बी फ्री मीन्स हमें एब्सोल्यूट वे में कंस्ट्रेंट्स को हटाना नहीं है, वी नीड टू रिड्यूस या वी जस्ट नीड टू मिनिमाइज सोशल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, उन कंस्ट्रेंट्स को हमें मिनिमाइज करना है, उन कंस्ट्रेंट्स को हटाना है जो कि हमारी एबिलिटी को लिमिट करते हैं कि हम चॉइसेस फ्री तरीके से ले पाए। हाउएवर दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम। दूसरे वे में हमने ये भी डिफाइन करा कि फ्रीडम का एक पॉजिटिव डायमेंशन भी है। कैसे? टू बी फ्री a society must widen the area in which individuals, groups, communities and nations will be able to charter their own destiny and be what they wish to be। मतलब जैसा वो अपने आप को निखारना चाहें, जैसे वो अपने आप के साथ करना चाहें, जो भी वो करना चाहें, उनको वो चीज़ अलाउ होनी चाहिए। तो फ्रीडम इन दिस सेंस अलाउज द फुल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स क्रिएटिविटी, उसकी सेंसिबिलिटीज और इंडिविजुअल्स की क्रिएटिविटीज। फिर चाहे एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहता है, विज्ञान के क्षेत्र में, आर्ट, म्यूजिक या किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो फ्री सोसाइटी हमने पहले ही देख लिया। एक्चुअली फ्री सोसाइटी कभी भी 100% एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स के साथ फ्री नहीं हो सकती, एब्सोल्यूट राइट्स के साथ फ्री नहीं हो सकती। वो थ्योरेटिकली बहुत अच्छा लगता है सुनने में, हम इनफ बात कर चुके हैं आज इसके बारे में। लेकिन वो आपसे जो बोल रहा है ना कि टू बी फ्री सोसाइटी मस्ट वाइडन द एरिया, अब ध्यान से अगर आप इस शब्द को देखो, वो वाइडन करने की बात कर रहा है, ऐसे एनवायरमेंट को, ऐसे माहौल को जहां पर कम्युनिटीज, ग्रुप्स और नेशंस जो हैं वो अपनी डेस्टिनी को शेप कर सके और जो वो करना चाहे वो कर सके। वो आपसे ये नहीं कह रहा कि कंस्ट्रेंट्स को हटा दो, वो वाइडन करने की बात कर रहा है कि कंस्ट्रेंट्स मिनिमम से मिनिमम हो, लिबर्टी और फ्रीडम ज्यादा से ज्यादा हो। तो फ्री सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है विच एनेबल्स वन टू परस्यू वंस इंटरेस्ट विद, आगे ना वही वाली बात, ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूं उसको मैं, विद मिनिमम ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो फ्रीडम उस केस में वैल्यूएबल एक प्रिंसिपल समझा जाएगा। फ्रीडम इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल बिकॉज it allows us to make choices and to exercise our judgment. It permits the exercise of individual's power of reason and judgment. ठीक है, अब जैसे ये बुक काफी पुरानी है, 15 से 17 साल पुरानी एनसीईआरटी की है। उस टाइम पर वो ये लिख रहा है, गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी फ्री टू डिसाइड whom they wish to marry. Parents should have no say in this matter. ये डिबेट 1950s में होती तो कोर्ट इसके ऊपर शांत रहता या फिर कोई टिप्पणी देता ही नहीं। लेकिन अब क्या है, मिनिमम एज मैरिज की गर्ल्स एंड बॉयज की निर्धारित करने के बाद कोर्ट एक प्रोग्रेसिव जजमेंट देता है,
इंडिविजुअल्स को जैसे मर्जी जिससे मर्जी शादी करनी कर सकते हैं, फिर चाहे वो सेम सेक्स के लोग हो तब भी वो आपस में शादी कर सकते हैं। कोर्ट अब प्रोग्रेसिव हो गया है इस स्टैंड को लेकर, ठीक है। देखो क्या है, सेम सेक्स मैरिज की जब बात अभी चली थी ना, तो कोर्ट की जजमेंट को मतलब कोर्ट की जजमेंट इस तरीके से निकली थी, जो एंटी जजमेंट थी ना कि सेम सेक्स मैरिज अलाउ नहीं होनी चाहिए, तो कोर्ट के सामने आर्गुमेंट ये पेश हुई थी कि ऐसी मैरिज का मतलब ही क्या है कि जिससे ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं हो सकता। मर्द मर्द आपस में बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं इफ दे आर डूइंग क्या कहते हैं गे सेक्स मैरिज, ठीक है। और लेस्बियन लेस्बियन लड़की लड़की आपस में शादी आपस में बच्चा पैदा नहीं कर सकती, भले वो शादी कर दें। लेकिन इसके अगेंस्ट कि मतलब मैरिज होनी चाहिए, इसमें जो आर्गुमेंट दिया गया इस पार्टी के अगेंस्ट के, जिस जो कह रहा था कि जो ग्रुप कह रहा था कि ऑफस्प्रिंग नहीं होंगे तो फिर ऐसी शादी का मतलब ही क्या है, कोर्ट के सामने ये वाली बात बोली गई और कोर्ट ने इस बात को रिकॉग्नाइज करा अच्छी तरीके से। अभी इसके ऊपर एक मतलब मान लो कि ग्रीन फ्लैग तो मिल ही चुका है वैसे, ठीक है। लेकिन चलो मैं आपको पहले जजमेंट के बारे में ही बताता हूँ, जजमेंट नहीं ओपिनियन के बारे में बताता हूँ। कोर्ट के सामने जो क्या कहते हैं दलीलें पेश करी गई, आर्गुमेंट जो पेश करे गए कि शादी का पर्पस, न्यायालय जी महोदया जी ये बताइए किसने बोला कि बच्चा पैदा करना होता है। बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं कि उनकी तो शादी अच्छी खासी हो गई है, एक मर्द का शरीर है और एक औरत का शरीर है, दोनों के पास अपने अपने अंग हैं बच्चा पैदा करने को, लेकिन बच्चा पैदा तो उनके भी नहीं हो पाता, उनके अंदर भी डिफेक्ट है, तो ऑफस्प्रिंग तो उनका भी नहीं हुआ, तो क्या उनकी मैरिज को हम लोग इलीगल करार दे दें? कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चा पैदा करने के योग्य होते हैं, लेकिन वो बच्चा पैदा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो किसी और को जीवन दान देना चाहते हैं। वो या तो ऑर्फनेज से कोई बच्चा ला रहे हैं, ठीक है, या फिर उनको बच्चा चाहिए नहीं है, ये उनकी चॉइस है, ये उनकी चॉइस है कि उनके पास टाइम नहीं है जीवन में अभी इतना, या फिर वो बच्चे के बारे में सोच ही नहीं रहे, या बाद में सोचेंगे या खुद का बच्चा क्यों करना जब इतने सारे बच्चे अनाथ हैं, हम उनको क्यों नहीं जीवन दान दे सकते हैं। तो सेम सेक्स मैरिज में एक ऑफस्प्रिंग का पैदा होना ये कौन सा आर्गुमेंट बन गया मैरिज का? मैरिज का कभी ये पर्पस तो होता ही नहीं है। और फिर उस वे में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्या करें कि जब बच्चे पैदा करने के बाद भी माँ बाप आपस में एक दूसरे से तलाक लेकर अलग हो जाते हैं, और अलग हुए माँ बाप भी दूसरी शादी कर कर फिर उस शादी में जाकर एक नया ऑफस्प्रिंग, एक नया बच्चा पैदा कर लेते हैं, तो उन कपल्स का हम लोग क्या कहेंगे? तो कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को रिकॉग्नाइज करा और सेम सेक्स मैरिज के ऊपर एक बहुत मतलब प्रोग्रेसिव स्टैंड हमारे देश में, मैं ये तो नहीं कहूँगा 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन लिया जा रहा है, और कोर्ट इसके लिए एक ग्रीन फ्लैग दिखाने को अच्छी तरीके से तैयार है। ये चीज समझ में आई? बताओ कोई दिक्कत? चैप्टर सही जा रहा है, समझ में आ रहा है चैप्टर? ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।